बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज हमने 10th चैप्टर में फ़र्स्ट थ्योरम करना है, लेकिन उस थ्योरम के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उस थ्योरम के जो मेन वर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करना चाहूँगी ताकि आपको थ्योरम को समझते हुए आसानी हो। इन वर्ड्स के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले तो ट्राइंगल के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, काफ़ी छोटी क्लासेस से सीखना शुरू किए हैं शेप्स, मैथमेटिकल शेप्स के बारे में। तो यहाँ सामने आपके एक ट्रायंगल नज़र आ रही है, ये देखें, ये वाली। इसमें आपको यहाँ पे देखें, ये 1, 2 और 3 कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं और 3 इसकी दीवारें कहें या साइड्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ये देखें, जैसे ये साइड है, इसी तरह से एक साइड ये है, फिर एक साइड ये, ठीक है। 3 साइड से क्या एक ट्रायंगल बन रही है। इसी तरह से 3 जगहों पे ये साइड्स आपस में मिल भी रही हैं और ये कोना बना रही हैं, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर्स हैं, ये जो कोने हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एंगल्स, ठीक है। ये जो कॉर्नर होता है जहाँ पे 2 साइड्स मिलती हैं, इसको क्या बोलते हैं? एंगल। और जो दीवार होती है एक ट्रायंगल की, जो 3 दीवारें हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? साइड्स। अच्छा, एक और वर्ड इसमें यूज़ होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं? आपको इक्वल का तो पता ही है। अगर आपको इक्वल ट्रायंगल्स बोला जाए तो बच्चों, इक्वल जो होता है वो मैथमेटिकल जो है शेप्स, उसमें बोला जाता है। लेकिन जब आप ज्योमेट्रिकल बात कर रहे होते हैं, मींस जैसे अब ट्रायंगल्स है, तो ट्रायंगल क्या है? कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है। ट्रायंगल एक शेप है, एक ज्योमेट्री की एक शेप है। तो इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क मेजरमेंट में आ सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई, ये, ठीक है, सेम इसी तरह की एक और लाइन लगा लेती हूँ, या सिंगल ये एक लाइन है और इसके साथ बिल्कुल ये एक और लाइन है। देखने में इक्वल लाइंस है, लेकिन हम इनको इक्वल नहीं लिखेंगे, क्योंकि मे बी कोई एक पॉइंट किसी में ज़्यादा हो, ठीक है। देखने में बिल्कुल एक जैसी लाइंस भी थोड़ा बहुत डिफ़र कर सकती हैं। पेंसिल का एक पॉइंट अगर आगे पीछे हो जाता है तो वो इक्वल नहीं होंगे। तो इस केस में हम इक्वल का वर्ड यूज़ नहीं करते, बल्कि कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज़ करते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है तकरीबन इक्वल, ठीक है। अब 2 ट्रायंगल्स कब इक्वल होती हैं, कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं, सॉरी, इक्वल हम 2 ट्रायंगल्स को नहीं बना सकते। थोड़ा बहुत पेंसिल की नोक में फ़र्क होगा, इंक में फ़र्क आ जाता है, या आपके हाथ जो है उसमें थोड़ी बहुत लर्जिश आ जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी मेजरमेंट में चेंजेस आ जाती हैं। तो हम इक्वल तो नहीं कह सकते, लेकिन कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अब इक्वल के लिए आप ये वाला साइन यूज़ करते हो, और कॉन्ग्रुएंट के लिए सेम इसी तरह से आप 2 लाइन्स लगा के उस पे ये वाला साइन लगा देना, ठीक है। इसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगी, इक्वल कब होंगी? जब इसकी तमाम दीवारें, तमाम साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है? यानी अगर आप यहाँ पे ये वाली साइड ले रहे हो तो इसी तरह की वहाँ से साइड लो। ये नहीं कि आप ए बी साइड को डी एफ के इक्वल कर रहे हो, ये गड़बड़ हो जाएगी। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि जैसे ये साइड है, बिल्कुल ऐसी साइड ही दूसरी ट्रायंगल की भी लें। फॉर एग्जांपल, लेफ़्ट साइड ले रहे हो तो आप लेफ़्ट को लेफ़्ट से कंपेयर करो, राइट ले रहे हो तो राइट को राइट से, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रायंगल्स हैं, इसमें हम ए बी और डी ई को इक्वल कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट में ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, देन बी सी साइड
is congruent to EF. BC side is congruent to EF. ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कह रहे हैं कि ये दोनों कॉन्करेंट हैं। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट कब होंगी? जब उसकी तीनों दीवारें और तीनों कोने यानी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी? कॉन्करेंट होगी। अब हम पहले दीवारों की बात कर रहे हैं, साइड्स की बात कर रहे हैं। तो ए बी को हमने कहा कि कॉरेस्पॉन्डिंग डी ई के इक्वल है, कॉन्करेंट है। उसके बाद बी सी ई एफ के इक्वल था, बी सी ई एफ के कॉन्करेंट हो गया। सी ए इज़ कॉन्करेंट टू एफ डी। तीनों साइड्स को हमने बोल दिया कि कॉन्करेंट है। नेक्स्ट अब हम कोनों की बात करते हैं, मीन्स के एंगल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले एंगल ए इज़ कॉन्करेंट टू एंगल डी। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखनी है, जब आप साइड की बात कर रहे होते हो ना, तो साइड का नाम होता है ए बी, ठीक है। आप उसको ए नहीं कह सकते हो। अगर आप ए कहोगे तो ए तो यहीं पे ही है, ठीक है। तो आपने कहाँ से कहाँ तक जाना है? ए से बी की तरफ जाना है, इसलिए साइड का नाम लिखते हुए आपने ए बी लिखा और उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन ये नज़र आ रही है, ये किस चीज़ को शो कर रही है? साइड को, ठीक है। ये बता रही है कि हम साइड ए बी को ले रहे हैं। इसी तरह से साइड डी ई को शो करने के लिए उस पर भी छोटी सी लाइन है। अब हम एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए इज़ कॉन्करेंट टू एंगल डी। बच्चों यहाँ पे देखें, एंगल ए और एंगल डी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, सेम एक जैसे। इनको हमने कॉन्करेंट करना है, लेकिन अगर आप गौर करो तो ये ए के साथ ये एक निशान है एल टाइप, ये क्या है? इसको हम एंगल पढ़ते हैं। जिस तरह से इस लाइन को क्या पढ़ा था? साइड। इसी तरह से इस साइन को क्या पढ़ना है? एंगल, ठीक है। तो एंगल ए इज़ कॉन्करेंट टू एंगल डी। अब आपने एंगल ए को एंगल ई की कॉन्करेंट क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, जैसा ए है वैसा डी है। नेक्स्ट, बी जैसा एंगल इस ट्राइंगल में कौन सा है? ई। तो एंगल बी इज़ कॉन्करेंट टू एंगल ई। नेक्स्ट इज एंगल सी इज़ कॉन्करेंट टू एंगल एफ। चलें अब हम थ्योरम की तरफ चलते हैं। इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। यहाँ पे बच्चों गौर करें, ये आपको कॉमा नज़र आ रहा है। इस कॉमा से पिछली जो लाइन होती है वो आपको गिवन होती है, ठीक है। यहाँ पे एक और कॉमा है, ये देखें। इससे पिछली जितनी भी लाइंस हैं वो क्या है? आपको गिवन है। लेकिन जो इस कॉमा से आगे यानी एंड पे जो आपको स्टेटमेंट दी जाती है वो क्या होती है? उसको हम कहते हैं टू प्रूफ, यानी वो आपने प्रूफ करनी होती है। इससे पहले वाला क्या है? गिवन, यानी आपको दिया हुआ क्या है और आपने प्रूफ क्या करना है, साबित क्या करना है। चलें अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब होता है? कंपैरिजन, ठीक है, कि उसमें क्या मुवाफ़क़त है, क्या मुताबिकत है। हमने दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करना है। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं, इफ़ वन साइड, देखिए आपको तीन साइड्स नज़र आ रही हैं, लेकिन वो बात कर रहा है सिर्फ वन साइड की। इफ़ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स, और कोई से भी दो एंगल्स। हम ऐसे करते हैं कि एक एंगल बी ले लेते हैं और एंगल सी ले लेते हैं, ठीक है। हमने कौन सी साइड ली? बी सी। और एंगल कौन सा लिया? एंगल बी और एंगल सी, क्योंकि इसने क्या कहा था? वन साइड एंड टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, यानी इस ट्राइंगल का एक साइड और दो एंगल्स आर कॉन्करेंट, वो क्या है? इक्वल है, कॉन्करेंट है टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर,
यानी जो दूसरी ट्राइंगल है ये वाली, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की इक्वल हैं। दोबारा इसको मैं बोल रही हूँ कि एक ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल्स दूसरी ट्राइंगल की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनके इक्वल है अगर, देन दी ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी इतनी सी चीज़ आपको दे दी गई है कि ये इक्वल है, तो फिर दोनों की दोनों ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हैं। ये आपने प्रूव करना है। गिवन आपको क्या है, ये वाली साइड, ये वाला एंगल इसकी इक्वल है, ये वाला एंगल इसकी इक्वल है, और अब आपने प्रूफ क्या करना है कि पूरी की पूरी ट्राइंगल ABC पूरी की पूरी ट्राइंगल DEF के इक्वल है। यहाँ पे देखिए आपकी बुक पे जो डायग्राम बनाई गई है वो इस तरह से है। ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DEF हमने प्रूफ करना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने आपको गिवन बता दिया था। गिवन क्या होता है, कॉमे से पहले का सब कुछ जो लिखा हुआ है वो सारा का सारा गिवन है। अब कॉमे से पहले क्या लिखा हुआ था, वन साइड एंड टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की वन साइड और टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट है टू दी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ दी अदर। दूसरी जो ट्राइंगल है उसकी साइड और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है। ये आपको गिवन था। तो गिवन को देखें कैसे लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल ABC कॉरेस्पॉन्डिंग टू DEF। ये आपको साइन नज़र आ रहा है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस। क्या पढ़ते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने मुताबिकत देखनी है, क्या क्या सेम चीज़ें हैं वो देखनी है। तो ट्राइंगल ABC अभी जो आपको गिवन है वो क्या है कि ट्राइंगल ABC में एंगल B किसके इक्वल है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल E के। तो ये देखें फर्स्ट में, और मैंने आपको बताया था कि एंगल को इस साइन के साथ शो किया जाता है। दोनों एंगल्स हैं इसलिए उन दोनों के साथ ये वाला साइन लगाया गया। फर्स्ट आपको ये दिया हुआ था कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। कहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे ये देखें, टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू दी एंगल्स ऑफ द अदर। अभी इस सेंटेंस को ध्यान में रखें, ठीक है। एंगल्स जो हैं एक ट्राइंगल के दूसरी ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर हैं। इसी तरह C का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल F। ये गिवन है। इसके अलावा ये देखें एंगल B इज इक्वल्स टू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। ये दो चीज़ें आपको गिवन है। तीसरी चीज़ क्या गिवन है, वन साइड of one triangle is congruent to side of other congruent triangle। तो आपने वन साइड कौन सी ली थी, BC, और इधर ली थी EF। तो BC इज इक्वल्स टू EF। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइड है तो ऊपर आपने साइड का निशान लाइन लगाई हुई है, ये हमें गिवन है। रिपीट कर देती हूँ, इस थ्योरम में सबसे पहले आपको दो ट्राइंगल्स दी गई हैं, उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस बताई गई है। तो आपने दो ट्राइंगल्स ली और उसकी क्या बता रहे हैं आप, कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या दिया हुआ था, वन साइड एंड एनी टू एंगल्स, वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दी corresponding sides and angles of the other side and angles of the other। ये हो गया गिवन, ये सारा हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम बात करते हैं टू प्रूव की, जो कि कॉमा के बाद है। देन दी ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी आपने प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ये आपने प्रूफ करना है। देखिए ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF।
अब यहाँ पे देखें, इसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन को उर्दू में क्या बोलते हैं बच्चों? तामीर, ठीक है, तामीराती जो भी काम है आपने इसमें तामीराती काम क्या करना है। अच्छा, जो डायग्राम में डॉटेड एरिया होता है ना, वो आपकी कंस्ट्रक्शन होती है, आपने वो खुद तामीर किया होता है अपनी सहूलत के लिए। अब यहाँ पे क्या आपने किया है, यहाँ पे ये किया है कि सपोज किया है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू डी ई, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू डी ई। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई भी एक साइड, वो चाहे आप ए बी ले रहे हो चाहे आप ए सी ले रहे हो, लेकिन कोई एक साइड है जो अपनी कॉरिस्पोंडिंग साइड की इक्वल नहीं है, बल्कि एक नया पॉइंट ले लेते हैं एम, ठीक है। तो एम ई के इक्वल है, हम सपोज कर रहे हैं, सपोज तो कुछ भी किया जा सकता है ना, तो हम ये सपोज करते हैं कि ए बी इज़ नॉट कॉन्करेंट टू डी ई बट ए बी इज़ कॉन्करेंट टू एम ई। अब आपने जब ये सपोज किया तो उस m को आपने f से जोड़ देना है, ठीक है। अब आपके पास एक ट्रायंगल नई बन गई है MEF। अब इसमें AB किसकी इक्वल है? ME के, ठीक है। ये M आपने कहाँ पे लिया था? DE पर लिया था। अब आप इसका जो है कंपैरिजन यानी कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो ट्रायंगल ABC की कॉरेस्पॉन्डेंस किसके साथ कर रहे हो? ट्रायंगल DEF के साथ नहीं कर रहे, बल्कि छोटी ट्रायंगल MEF के साथ कर रहे हो, ठीक है। आपने बड़ी ट्रायंगल ABC को छोटी ट्रायंगल MEF के साथ कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे देखें कंपैरिजन किया हुआ है, इसमें ये कहा गया है कि AB इज़ इक्वस टू ME। बच्चों AB इज़ इक्वस टू ME हमने खुद लिया था ना, हमने सपोज किया था। ये देखें यहाँ पर हमने कहा था कि AB इज़ नॉट इक्वल टू DE बट AB इज़ इक्वस टू ME। तो इसलिए इस थ्योरम की जो पहली लाइन आप लिख रहे हो वो कह रहे हो कि AB इज़ इक्वस टू ME। और ये हमने कहाँ किया था? हमें ये गिवन नहीं था, बल्कि ये हमने अपनी कंस्ट्रक्शन की थी। देखें कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था ना कि ए बी के इक्वल हम सपोज करते हैं कि ये ME है, ठीक है। उसके बाद BC इज़ कॉन्करेंट टू EF। BC इज़ कॉन्करेंट टू EF अगर आप देखें तो ये आपको गिवन था, ठीक है। BC इज़ कॉन्करेंट टू EF कहाँ से लिया है? गिवन से। ये देखें BC इज़ कॉन्करेंट टू EF, और इसकी जो रीज़न है, वजह है, वो क्या है कि ये गिवन में लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इस साइड पे हम जो भी लिख रहे हैं वो क्या होती हैं? स्टेटमेंट्स। और दूसरी साइड पे जो उन स्टेटमेंट्स को वाज़े कर रहा है, क्लियर कर रहा है कि ये कहाँ पे है, यानी इसकी वजह क्या है, वो आप क्या लिख रहे हो? रीज़न्स, ठीक है। फर्स्ट में रीजंस स्टेटमेंट्स लिखते हो, सेकंड में रीजंस लिखते जाते हो। अच्छा, आपने सबसे पहले सपोज किया था कि ए बी जो है वो एक नया पॉइंट M लगा के आपने कहा कि ए बी किसके कॉन्करेंट है? ME के। उसके बाद आपने गिवन में देखा था कि BC इज़ इक्वल्स टू EF, BC इज़ कॉन्करेंट टू EF। ये आपको गिवन में दिया गया था। गिवन में अगर आप गौर करें तो एक और चीज़ भी गिवन है आपको, एंगल B इज़ कॉन्करेंट टू एंगल E, एंगल B इज़ कॉन्करेंट टू एंगल E, ये भी गिवन है। वैसे तो गिवन एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल F भी है, लेकिन हम ये नहीं लेंगे। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि ये क्यों नहीं ले रहे? तो ये इसलिए नहीं ले रहे कि ये देखें F के तो 2 टुकड़े हो चुके हैं, तो कन्फ्यूजन हो गई ना, कौन सा टुकड़ा लेना है? नीचे वाला टुकड़ा लेना है या ऊपर वाला टुकड़ा लेना है या फिर दोनों टुकड़े लेने हैं? तो उस कन्फ्यूजन वाले को ज़रा साइड पे रखें। फ़िलहाल आपने गिवन में से ये और ये पॉइंट लिया और कंस्ट्रक्शन में से ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। 3 चीज़ें लेना लाजमी होता है। जब भी आप 2 ट्रायंगल्स को इक्वल शो करना है ना, तो आपने 3 चीज़ें बराबर करनी। यहाँ पे ये देखें AB क्या चीज़ थी? ऊपर लाइन नज़र आ रही है ना, AB साइड थी,
बी सी और ई एफ भी क्या है, ऊपर लाइन है, साइड है, और बी और ई क्या है, एंगल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक साइड ये, एक साइड ये और एक एंगल ये। तो इसको हम अरेंज करके थोड़ा सा स्टाइलिश करके लिख लेते हैं एस ए एस। ठीक है, बात वही है, एस एस ए था, मैंने एस ए एस लिख दिया। एस ए एस लिख कर मैंने साथ पोस्टुलेट लिख दिया। पोस्टुलेट का क्या मतलब होता है, मफरूज़ा, यानी फ़र्ज़ कर लिया गया कि साइड एंगल साइड मफरूज़े के तहत ये दोनों ट्रायंगल्स ही इक्वल हैं, क्योंकि दो ट्रायंगल्स के इक्वल कॉन्करेंट होने के लिए तीन चीज़ों का इक्वल होना, कॉन्करेंट होना लाजमी होता है। तो हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल कॉन्करेंट हो गया, इसलिए ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स हम कहेंगे कि ये कॉन्करेंट हैं। अब अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्करेंट हो जाती हैं तो इट मीन्स कि उसकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स भी क्या हैं, कॉन्करेंट हैं, आपस में इक्वल हैं। तो जब तमाम साइड्स ही अब इक्वल हो गई हैं तो आप देखें एंगल सी, इसका एंगल सी बच गया था, एंगल सी, वो एंगल किसकी इक्वल हो जाएगा, आप कौन सी ट्रायंगल ले रहे हो, ये छोटी वाली। तो इसमें इस ट्रायंगल में अगर आप देखो तो एंगल सी किसकी इक्वल है, एफ़ की इक्वल तो है, लेकिन एफ़ तो देखें ऊपर भी बना हुआ है, थोड़ा सा पोर्शन ऊपर है ना, एम से ऊपर, तो आप वहाँ से नहीं लोगे, आप कहाँ से लोगे, एम एफ ई वाला हिस्सा, एम एफ ई वाला हिस्सा, ऊपर वाला नहीं, सिर्फ एम एफ ई वाला। एक बात और चीज़ जो इस बारे में एंगल के बारे में मैं बताना चाहूँगी वो ये कि अगर आप एंगल एफ़ ले रहे हो तो इसके जो बाजू होते हैं, ये देखिए एक बाजू ये एफ़ का और एक बाजू ये है, इन बाजू को साथ लिखना लाजमी होता है, एम एफ ई और एंगल। ठीक है, तो आपने कहा कि एंगल सी जो है वो एंगल एफ़ की इक्वल नहीं है, बल्कि एंगल एम एफ ई एफ़ के ही इक्वल है, लेकिन एफ़ का कुछ पोर्शन जो है वो हमारे पास नहीं है। हम कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं, हम ले रहे हैं एम वाली, एम एफ ई वाली। तो इस ट्रायंगल से बाहर आपने नहीं निकलना और आपने कह देना है कि एंगल सी किसकी इक्वल है, एंगल एम एफ ई के इक्वल है। ये आपने जब प्रूफ कर लिया ना कि ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं, तो फिर आपने उसके तमाम एंगल और तमाम साइड्स को भी कह दिया कि वो भी आपस में इक्वल हैं। आपने यहाँ पे कह दिया कि एंगल सी किसकी इक्वल है, एंगल एम एफ ई के। और इसकी रीज़न आपने बच्चों क्या लिखनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल्स, यानी कि ये कौन से एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, किसके, कॉन्करेंट ट्रायंगल्स के। दो बराबर ट्रायंगल्स जो थी उनके जो आमने सामने वाले एंगल थे, जो मुताबिकत रखते थे, जो एक जैसी शक्ल वाले थे, ये वो दो एंगल्स हैं। इसलिए हमने जब प्रूफ कर लिए कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स ही सेम हैं, एक जैसी हैं, तो फिर उनके जो एक जैसे एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको गिवन में क्या दिया हुआ था, एंगल सी किसकी इक्वल है, एंगल एफ़ के ही इक्वल है, लेकिन वो कौन सा एफ़ था, वापस चलते हैं। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ़ कब दिया था, जब इसको ट्रायंगल डी ई एफ़ से कंपेयर किया गया था। ये देखें ट्रायंगल डी ई एफ़ है, तो इसमें जो एंगल एफ़ बन रहा था वो कौन सा था, उसके बाजू क्या थे, डी और ई वाले बाजू। तो डी एफ ई, एफ़ को क्या होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, डी एफ ई। अगर आप इसको यूँ लिख देते हो ना, डी ई एफ, तो इट मीन्स कि आप ई को ले रहे हो, जो भी एंगल होगा उसको हमने सेंटर में लिखना है, डी एफ ई। एंगल सी आपको गिवन है कि वो किसकी इक्वल है, एंगल डी एफ ई के, लेकिन अभी जो आपने प्रूफ किया है वो क्या किया है कि एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एम एफ ई, एंगल एम एफ ई। गिवन आपको क्या था, एंगल डी एफ ई, प्रूफ क्या किया कि वो एंगल एम एफ ई के इक्वल है। अब वो एंगल जो एंगल सी है वो
एंगल डी एफ ई के भी इक्वल है, एंगल एम एफ ई के भी इक्वल है। ये कब पॉसिबल है कि वो इन दोनों की इक्वल हो गई? उस वक्त पॉसिबल होगा जब आप इस एम को उठा के डी पे रख दो, यानी एम और डी एक ही पॉइंट बन जाए, तो फिर क्या होगा कि ये एक ही एंगल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, बट एंगल सी इज़ कॉन्करेंट टू एंगल डी एफ ई, जो कि गिवन था, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इट मीन्स कि एंगल डी एफ ई और एंगल एम एफ ई ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि जब दोनों ये एंगल सी के इक्वल हैं तो फिर ऑफ कोर्स ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। और ये कब पॉसिबल है? जब डी और एम सेम पॉइंट्स हो, यानी एक दूसरे के ऊपर हों। और जो एम ई है वो किसके कॉन्करेंट होना चाहिए? डी ई के, यानी सेम होना चाहिए एम ई और डी ई, यानी आप एम को सिरका के डी पे ले जाओ। सो ए बी इज़ कॉन्करेंट टू डी ई। अब इस सारे प्रूफ से हमें क्या पता चला कि ए बी जो है वो डी ई की इक्वल है। वो जो हमने कहा था ना, ए बी इज इक्वल टू एम ई, कंस्ट्रक्शन में किया था। और इसके अलावा भी जो हमने प्रूफ किया है वो क्या किया है कि एम ई इज इक्वल्स टू डी ई। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था? ए बी के बराबर एम ई सपोज कर लिया था, लेकिन हमें पता चला कि एम ई किसकी इक्वल है? खुद डी ई की इक्वल है। ठीक है, वापस डायग्राम की तरफ चलते हैं। हमने सपोज किया था कि ए बी डी ई की इक्वल है, और हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था? हमने कहा था कि ए बी के इक्वल हमने एम ई लेना, एक और नया पॉइंट लिया था एम, और उसमें हमने कहा कि ए बी किसकी इक्वल है? एम ई के, यानी ये एम ई जो नया हमने लिया है ये किसकी इक्वल था? ए बी के, ये हमने सपोज किया था। ठीक है, उसके बाद जब हमने प्रूफ कर लिया तो हमें पता चला कि ये जो एम ई है ये कुछ नहीं है, असल में ये जो एम है ये किसकी इक्वल है? डी की इक्वल है। मतलब एम ई किसकी इक्वल है? डी ई की इक्वल है। ठीक है, हमने क्या कहा था? ए बी इज़ इक्वल टू एम ई, बट हमने प्रूव कर लिया कि एम ई इज़ इक्वल टू डी ई। हमने शुरू में जो है कहा था कि ए बी इज़ इक्वल्स टू एम ई। एम ई हमने किसकी इक्वल लिया था? ए बी की इक्वल, लेकिन बाद में हमने प्रूव किया कि एम ई जो है वो खुद डी ई के इक्वल है। तो इट मीन्स कि वो जो ए बी था हमने शुरू में जो लिया था ए बी, वो एम ई की इक्वल नहीं है, बल्कि वो किसके कॉन्करेंट है? डी ई के। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपकी जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 देन 4, इन तमाम इक्वेशंस से आपने प्रूफ कर लिया कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो किसकी इक्वल है? ट्रायंगल डी ई एफ की इक्वल है। ट्रायंगल एम ई एफ नहीं, बल्कि ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो जब आपने ये प्रूफ कर लिया तो इट मीन्स कि आपका जो थ्योरम की डिमांड थी कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ जो है वो इक्वल है, तो इट मीन्स कि आपने थ्योरम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब सरसरी सा थ्योरम को रिवाइज़ कर लेते हैं। इस थ्योरम में क्या कहा गया था? ये कहा गया था कि अगर एक साइड और दो एंगल्स एक ट्रायंगल के दूसरी ट्रायंगल की जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड है और कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनकी इक्वल है, तो इट मीन्स कि वो दोनों की दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के इक्वल है। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि एक पॉइंट एम लिया था, किस पर? डी ई पर, और हमने ये सपोज कर लिया था, ये फ़र्ज़ कर लिया था कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है? एम ई की इक्वल है, यानी डी ई की इक्वल नहीं है, बल्कि छोटी ये जो लाइन बनाई हुई है एम ई, इसकी इक्वल है ए बी। ठीक है, ये हमने सपोज किया था। इससे हमारी एक नई ट्रायंगल बन गई थी एम एफ ई। अब हमने इस ट्रायंगल को कंपेयर करना है किसके साथ? ट्रायंगल ए बी सी और
ट्राइंगल MEF को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो जो गिवन है कि BCEF साइड के इक्वल है, यहाँ से गिवन से ये उठा लिया था। फिर एंगल B लिया था कि एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, ये भी गिवन से ही लिया था। फिर हमने जो कंस्ट्रक्ट किया था, सपोज किया था कि AB किसकी इक्वल है, ME की इक्वल है। तो तीन चीज़ें, ये देखें, तीन चीज़ें इक्वल हो गई। जब तीन चीज़ें इक्वल हुई तो ऑफ कोर्स फिर वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, इक्वल। लेकिन उससे पहले सबसे पहले ऊपर आपने ये शो किया कि हम कौन सी दो ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कंपैरिजन कर रहे हैं। अब जब तीन चीज़ें इक्वल हुई, कौन कौन सी, साइड, साइड, एंगल, ये तीन चीज़ें इक्वल हुई तो हम कहेंगे कि दोनों की दोनों ट्रायंगल्स ही आपस में इक्वल हैं। अब जब दो ट्रायंगल्स इक्वल हो जाती हैं तो उनके तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। हमें किस एंगल से गर्ज थी, एंगल C से। तो हम एंगल C को किसकी इक्वल रखेंगे, MFE के। DFE के इक्वल क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमारा D से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हम तो ये वाली छोटी वाली ट्रायंगल ले रहे हैं ना, तो इसलिए हमने इससे कंपेयर करना है। एंगल C किसकी इक्वल हो गया, एंगल MFE के। लेकिन हमें गिवन क्या था कि एंगल C जो है वो तो एंगल DFE की इक्वल है। तो इट मीन्स कि एंगल DFE जो है वो भी C की इक्वल है, एंगल MFE जो है वो भी C की इक्वल है। तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। अब ये कब पॉसिबल होगा कि ये दोनों इक्वल हो जाए, ये सूरत में पॉसिबल होगा जब D जो होगा वो कहाँ पे होगा, M के साथ, यानी M और D सेम पॉइंट्स होंगे। इस तरह से जो ME लाइन थी जो हमने नई बनाई थी वो असल में किसकी कॉन्करेंट होनी चाहिए, DE की कॉन्करेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ME DE की कॉन्करेंट है। और अभी हमने पढ़ा कि जो ME है वो असल में किसकी इक्वल थी, AB की इक्वल थी। ME AB के भी इक्वल है, ME DE के भी इक्वल है। तो इट मीन्स के AB और DE जो कि दोनों ME की इक्वल है, ये आपस में फिर क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें AB DE के इक्वल आपने प्रूव कर लिया। AB किसकी इक्वल प्रूव किया है, DE के। तो इट मीन्स कि फिर ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ABC और DEF ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। वो जो हमने सपोज किया था ना कि ABC जो है वो MEF की इक्वल है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो किसकी इक्वल है, एंगल DEF की इक्वल है। और यही हमने देखे यहाँ प्रूफ करना था, सो प्रूफ कर लिया। आई होप कि ये थ्योरम आपको अच्छा से समझ आ गया होगा। अब आपने इस थ्योरम को खुद से पढ़ना है, खुद ही को फिर एक दफ़ा समझाना है, फिर इसके बाद इसको ज़ुबानी आपने लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद आपने इसकी मिस्टेक्स को चेक करना है, कंपेयर करना है। आई होप कि आप बहुत जल्द इसको सीख भी जाओगे, और ना सिर्फ सीख जाओगे बल्कि ये चीज़ आपको ज़हन नशीन हो जाएगी और दोबारा आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। अगर आपने एक दफ़ा इसको समझ लिया है ना तो फिर आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही से आप करते जाओगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।